ये सीरीज एकदम कमाल की है, लेकिन कुछ लोग इसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। पर इस वीडियो में हमने 2 सीजन किए हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको सच में मजा आएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले ये चीज मैं बता दूं कि ये दुनिया है, यहाँ पर स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये स्पिरिट्स असल में घोस्ट हैं, जिन्हें भगाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आदमी खुद से बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसके पास साइकिक पावर होनी चाहिए। इन साइकिक पावर वाले लोगों को एस्पर कहा जाता है। असल में जो साइकिक पावर है ये बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है और बहुत ही कम लोगों में अवेकन हो पाती है। इसी वजह से जो लोग इस पावर को अवेकन कर लेते हैं, मतलब एस्पर, उनके लिए ये एक अच्छा धंधा हो सकता है पैसे कमाने का। तो ऐसे ही हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम अराकाता है। ये हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर नहीं है, ये बस इसी तरह की एक कंपनी चलाता है जो कि लोगों के लिए भूत भगाती है। अभी एक कपल किसी भूत से डरकर इसके पास आए हुए थे और इसे उस लोकेशन के बारे में बता रहे थे। कुछ घंटों तक पैसे डिस्कस करने के बाद अराकाता तुरंत उस जगह पर पहुंचता है। यहाँ अफवाह फैली हुई थी कि पहले जो यहाँ पर रहता था उसने एक कॉकरोच को देखा और उसे देखकर उसकी जान चली गई। ये एक अफवाह थी, क्योंकि सच में यहाँ पर एक घोस्ट या यूं कह लो कि स्पिरिट एग्जिस्ट करती है। अभी अराकाता जब अंदर आता है तो उसका सामना उस स्पिरिट से होता है। अराकाता असल में एक एस्पर है ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। वो यहाँ थोड़ा सा नमक लेकर उस स्पिरिट पर डालने लगता है, क्योंकि जापानीज कल्चर में नमक को बहुत ज्यादा प्योर चीज मानी जाती है। पर यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल था, उस नमक से उस भूत को कुछ नहीं होता, जिस वजह से अराकाता को अपना ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ता है। वो तुरंत ही अपना फोन निकालता है और मूव को कॉल लगाता है। मूव जो कि उसके लिए काम करता है और उसके पास में एक साइकिक पावर है। मूव फोन उठाते ही वहाँ पहुँचता है और अपनी पावर से उस स्पिरिट को कुछ सेकंड्स में हरा देता है। वैसे सर में मूव अराकाता के लिए काम इसलिए करता है क्योंकि अराकाता ने बताया कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वैसे भी मूव खुद की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नहीं बना सकता, क्योंकि मूव के अंदर अभी बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि वो ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा है और ना ही पढ़ाई लिखाई में। उसके पास बस ये पावर है जो कि अराकाता को पता चल चुकी है, इसलिए उसने मूव को अपनी कंपनी में काम दिया। वैसे मूव पढ़ाई में अच्छा नहीं है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है। इसका भी एक अलग रीजन है, क्योंकि उसका ध्यान इन चीजों पर जाता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्लास में अपनी क्रश सुबुमी को देखता रहता है और वो उसे इतना ज्यादा लाइक करता है। सुबुमी के अलावा बाकी सारी लड़कियां उसे सब्जी की भाजी की तरह दिखती हैं। वैसे ये चीज मैं बिल्कुल भी मन से नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि एक दिन स्कूल के बाद जब अराकाता ने मूव को फोन लगाकर एक टनल के बाहर बुलाया था, तो वहाँ वो उसे बताता है कि इस टनल के अंदर कोई स्पिरिट है जो कि यहाँ से निकलने वाले लोगों को परेशान करती है। हमें आज उसे ही हराना है। हालांकि मूव ने बाहर पहुँचते ही ये चीज नोटिस कर ली थी कि इस गुफा के अंदर बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। बाकी स्पिरिट्स तो कमजोर है, लेकिन एक मेन स्पिरिट है जो कि सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन मूव अराकाता के साथ है, इसलिए अराकाता को बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि वो मूव की पावर जानता है। वो तो यहाँ मूव को रास्ता गाइड कर रहा था। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वो छोटी छोटी स्पिरिट्स, मतलब कमजोर स्पिरिट्स, बाहर निकलकर हमला करती हैं, लेकिन वो उन सभी को हराते हुए जा रहा था। अभी अराकाता सबसे आगे था, इसलिए उस पावरफुल स्पिरिट से सबसे पहले उसी की मुलाकात होती है। हालांकि अराकाता डरता नहीं, बल्कि वो उस पावरफुल स्पिरिट को पंच करता है, लेकिन उसके पंच से या उस स्पिरिट को कुछ भी नहीं हुआ था। वो स्पिरिट गुस्से में यहाँ अराकाता पर हमला करती है, लेकिन इतने में ही मूव आगे आकर उसे हराकर उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। इससे ये चीज पता लगती है कि मूव जितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे इस ताकत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा बच्चा है जो कि बस खुश रहना चाहता है। और ये चीज उसकी इमेजिनेशन में भी देखने को मिलता है। हमें उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये तब का टाइम था जब वो छोटा सा सुबुमी, वो लड़की जिसे वो मूव पसंद करता है, ये उसकी बचपन की दोस्त है। मूव के पास साइकिक इस वजह से है, वो अपनी साइकिक पावर से हमेशा सुबुमी को इम्प्रेस करता है। लेकिन तब वो छोटे थे, वक्त के साथ साथ सुबुमी को साइकिक पावर बोरिंग लगने लगी। उससे वो लड़के पसंद आते थे जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। इसी वजह से मूव ने अपने क्लास में एक मस्कुलर मैन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे, साथ ही उनकी बॉडी भी अच्छी है। मूव ने सोचा कि वो उनके जैसा बनेगा, लेकिन उसकी फिजिकल हेल्थ सच में बहुत ज्यादा खराब है। वो दौड़ने में तक अच्छा नहीं है, वो बहुत ही जल्दी थक जाता है। लेकिन एक दिन मूव के स्कूल की एक दूसरे क्लब के प्रेसिडेंट को पता लगता है कि मूव के पास साइकिक पावर है। वो क्लब असल में टेलीपैथी क्लब है। वहाँ उसकी जो प्रेसिडेंट है, उसका सपना था कि वो अपने क्लब को बहुत पावरफुल बनाए और दूसरे वर्ल्ड के एलियंस के साथ कम्युनिकेट करे, जिसके लिए उसे अपने क्लब में एक ऐसा मेंबर चाहिए जिसके पास साइकिक पावर्स हो। इसलिए वो मूव को वहाँ ग्राउंड से उठाकर अपने ऑफिस में ले आती है, जहाँ वो अभी मूव की साइकिक पावर देखकर बहुत इम्प्रेस थे। हालांकि मूव उन्हें बताता है कि उसे अपने टेलीपैथी क्लब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे तो अपनी बॉडी बनानी है जिससे वो सुबुमी को इम्प्रेस कर पाए। हालांकि वो प्रेसिडेंट समझदार है, इसलिए वो थोड़ी बात को घुमाती है और कहती है कि टेलीपैथी क्लब से तुम सामने वाले की मन की बात समझ पाओगे, और अगर तुम्हें पता चल गया सुबुमी क्या चाहती है तो तुम वैसे भी उसका दिल जीत सकते हो। ये तुम्हारे फायदे के लिए है। अब उसी दिन जब मूव स्कूल से वापस घर लौटकर आ रहा था, तो वो प्रेसिडेंट की कही हुई बात याद करता है। अभी वो थोड़ी सी टेंशन में था, इसलिए एक पर्सन उसे देखता है। इस पर्सन ने एक मास्क पहन रखा था। वो कहता है कि लगता है कि
तुम किसी टेंशन में हो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। मोब बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। अभी वो पर्सन लिफ्ट के थ्रू उसे एक बहुत बड़े हॉल में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सेम वैसे ही मास्क पहन रखे थे जैसे कि उस आदमी ने पहन रखा था। यहाँ ये जो लोग हैं ये लोल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। ये इसी तरह से उन लोगों को पकड़ते हैं जो कि टेंशन में हो, क्योंकि लोगों के चेहरे देख कर ही पता लग जाता है कि कौन टेंशन में है और कौन नहीं। वहाँ सामने स्टेज पर अब एक पर्सन खड़ा हुआ था जो कि इनके ग्रुप का लीडर है जिसका नाम डिम्पल है। वो यहाँ उस मास्क को हटाता है और अचानक से हंसने लगता है, जिसके बाद नीचे जितने भी लोग थे जिन्होंने वो मास्क पहन रखा था वो भी जब मास्क को हटाते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभी मोब को यहाँ स्टेज पर लाया जाता है जहाँ मोब एक गोल्डन मैन और एक लड़की थी। ये लड़की मोब के ही स्कूल की है और ये न्यूज क्लब से बिलोंग करती है। इसे खबर मिली थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही अजीब ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोग को उठा कर ले जाती है। इसी वजह से ये पता करने के लिए यहाँ आई थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन जब इसे भी वो मास्क पहना कर उठा कर लाया गया तो ये भी जोर जोर से हंसने लगती है। हालांकि मोब के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसे भी वो मास्क पहनाया जाता है और उतारा जाता है, लेकिन मोब के चेहरे पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं था। ये देखकर डिम्पल कहने लगती है कि तुम कैसे हो, अपने आसपास देखो, सभी लोग हंस रहे हैं, अगर तुम नहीं हंसोगे तो तुम बहुत ओड लगोगे। ये सुनकर मोब को अपनी एक पुरानी मेमोरी याद आती है। ये तब का टाइम था जब बचपन में वो बाकी लड़कों के साथ खेला करता था। सभी किसी जोक पर हंस रहे थे लेकिन मोब कोई भी इम्प्रेशन नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मोब का यही है, उसके चेहरे पर एक इम्प्रेशन नहीं होते और इसी की वजह से उसने अपने दोस्तों को खो दिया जिनके साथ वो बचपन में खेला करता था। हालांकि डिम्पल इतनी जल्दी हार नहीं मानता, वो यहाँ पूरी कोशिश करता है मोब को हंसाने की, लेकिन मोब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी नहीं हंसता, जिस चीज से डिम्पल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही मोब पर हमला कर देता है। मोब ऑलरेडी बात जानता था कि डिम्पल कोई ह्यूमन नहीं है। वैसे यहाँ डिम्पल के अटैक से मोब को ओरिजिनली कोई डैमेज नहीं पहुंचा था, लेकिन डिम्पल कह रहा था कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारे चेहरे पर कोई इम्प्रेशन है ही नहीं, इस तरह से तुम्हें वो लड़की मिल ही नहीं सकती जिसे तुम प्यार करते हो। मोब हमेशा अपनी पावर से दूसरों को चोट पहुंचा देता है। इसी वजह से उसने फैसला किया कि वो अपनी पावर को कंट्रोल रखेगा, इसलिए उसने अपनी सारी पावर परसेंटेज में बांट दी। लेकिन अभी डिम्पल की बातों से मोब के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, मतलब जो कि उसके परसेंटेज थे, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे और गुस्से के कारण ये परसेंटेज सीधा 100% पर पहुंच जाते हैं, जिससे मोब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक ही हमले में डिम्पल को खत्म कर देता है। वैसे इसके बाद मोब वापस लौट कर अपने बॉस और ये यूं कह लो अपने मास्टर अराकाता को ये सारी बात बता रहा था। मोब कह रहा था कि वो इस चीज से दुखी है कि उसने बहुत पहले कई लोगों को बहुत चोट पहुंचाई है अपनी साइकिक पावर की मदद से, जिस पर अराकाता कहता है कि नहीं, तुमने डिम्पल को हराया जिसकी वजह से तुमने कई सारे लोगों की जान भी बचाई है, इसलिए तुम्हें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मोब जब नींद से जागता है तभी उसे अपने पास से एक स्पिरिट दिखती है जो कि बहुत छोटी स्पिरिट थी, लेकिन ये स्पिरिट असल में डिम्पल की स्पिरिट है। वो खत्म नहीं हुआ था बल्कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। वो यहाँ मोब को बताता है कि उसे एक स्पिरिट बनकर नहीं रहना था, जिस वजह से उसने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। यहाँ वो उसी लोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं बहुत सारे मेंबर्स को ज्वाइन कर इस पूरी दुनिया पर राज करने चाहता हूँ। हालांकि मोब ने उनका प्लान खराब कर दिया, इसलिए वो मोब को ऑफर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा साइकिक पावर है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो हम मिलकर इस धरती पर राज कर सकते हैं। लेकिन मोब उसकी मदद करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो उसे पकड़कर जमीन पर मारने लगता है उसे खत्म करने के लिए। हालांकि तभी डिम्पल प्रॉमिस करता है कि वो बुरे काम छोड़ देगा, जिसके बाद मोब ने उसे जमीन पर मारना बंद कर दिया था। लेकिन वो उसे लेकर सीधा अराकाता के पास पहुंचता है, उसे डिम्पल से मिलवाता है। हालांकि अराकाता के पास साइकिक पावर्स है ही नहीं, इसी वजह से वो डिम्पल जैसे स्पिरिट को देख नहीं सकता। लेकिन वो यहाँ बहाना बनाते हुए कहता है कि डिम्पल इतनी कमजोर स्पिरिट है कि वो उसे दिखाई भी नहीं दे रही, तो यहाँ उसे ये तक नहीं पता कि डिम्पल एक लड़का है। हालांकि मोब ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था, उसके हिसाब से डिम्पल कमजोर है, इसलिए वो डिम्पल को अपने साथ रख सकता है। हालांकि डिम्पल तो ये चीज समझ चुका था कि अराकाता एक बहुत बड़ा झूठा है, लेकिन उसी की वजह से डिम्पल को मोब के साथ रहने का मौका मिला है, जिससे वो आराम से प्लानिंग कर सकता है कि कैसे उसे अपने रियल पर्पस को पूरा करना है। उसका रियल पर्पस है कि मोब की साइकिक बॉडी को अपना बनाना, क्योंकि मोब के पास बहुत ज्यादा पावर है। अगर उतनी पावर डिम्पल को मिल गई तो वो आराम से दुनिया जीत लेगा। हालांकि अभी उसे पूरी प्लानिंग करनी है, इसलिए उसका ये सफर शायद बहुत लंबा होगा। अब यहाँ पर कहानी थोड़ा सा अलग मोड में आती है, हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें टेंगा से मिलते हैं। ये लड़का चाहता है कि आसपास जितने भी स्कूल है उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाए, जिसके लिए इसे हर स्कूल के पावरफुल माने जाने वाले लड़कों को हराना होगा। लेकिन जब ये इस चीज की शुरुआत कर रहा था तभी शुरुआत में ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के लड़के जिसका नाम टेरुकी था उससे हार जाता है। इसी चीज से ये बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसी वजह से टेंगा तुरंत ही यहाँ मोब के क्लब के पास आता है। मोब के क्लब का नाम है बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब। माफ कर रहा, मैंने पहले आपको मस्कुलर मेंस क्लब बताया था, लेकिन इसका रियल नेम है बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसने टेंगा को तुरंत ही इस चीज के लिए साफ मना कर दिया था। वो कहता है कि हम इस तरह से किसी के साथ लड़ने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते।
हालांकि तभी तेंगा यहाँ मोब को नोटिस करता है क्योंकि वो इस क्लब में सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा था, जिससे उसे एक आइडिया आता है। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि मोब को अपने लॉकर में एक लेटर दिखता है, जिसे लेटर को खोलने के बाद पता चलता है कि एक लव लेटर था। वहाँ किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, बस लोकेशन लिखी हुई थी जहाँ मोब को बुलाया गया है। अभी डिम्पल मोब को समझा रहा था कि ये नकली लेटर है, कोई तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोब बहुत भोला है इसलिए वो बात मान लेता है और वहाँ जाने का फैसला करता है। हालांकि मोब जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के लड़कों से होती है, क्योंकि असल में टेंगा ने उस स्कूल को चैलेंज किया था और कहा था कि हम वहाँ आकर फाइट करेंगे। इस वजह से उन्हें लगा कि शायद ये मैसेज मोब की तरफ से उन्हें मिला था, इसलिए वो मोब को किडनैप कर लेते हैं। हालांकि अब ये बात वहाँ बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब के प्रेसिडेंट को पता चलती है। मोब उन क्लब का मेंबर है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो मोब की मदद करेंगे। अभी उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वैसे ये सब टेंगा का प्लान है और कमाल की बात ये है कि उसका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि जैसे बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के स्टूडेंट को हराना शुरू कर दिया था। यहाँ वो सभी हारते जा रहे थे, लेकिन लास्ट में उनकी मुलाकात तेरुकू से होती है। ये वही लड़का था जिसने टेंगा को हराया था। तेरुकू सच में बहुत पावरफुल है क्योंकि उसने टेबल पलटा दी थी, मतलब उसने यहाँ बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब के सभी मेंबर्स को अकेले हरा दिया था। इसका रीजन असल में ये है कि तेरुकू के पास भी मोब की तरह साइकिक पावर है और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोब जब ये चीज देखता है कि तेरुकू अपनी साइकिक पावर की मदद से ह्यूमंस को चोट पहुंचा रहा है, तो वो जिस रस्सी से बंधा हुआ था उस रस्सी को अपने साइकिक पावर से हटाते हुए तेरुकू को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि तेरुकू को जब ये पता चलता है कि मोब के पास भी पावर्स है तो वो यहाँ मोब को एक चैलेंज करने लगता है, लेकिन मोब का मानना है कि एक साइकिक पावर वाले पर्सन को कभी एक साइकिक पावर वाले पर्सन से नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा उसे अराकाता ने बताया है। हम जानते हैं कि अराकाता कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है, लेकिन उसने मोब को बिल्कुल सही सलाह दी थी। उसने कहा था कि तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे ह्यूमंस जिनके पास पावर नहीं है उन्हें परेशान करो, तुम्हें उनकी मदद करनी है और कभी भी तुम्हारी पावर की वजह से उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। मोब ने इस बात को हमेशा से याद करके रखा हुआ है। जहाँ जब तेरुकू मोब पर हमला करता है तो मोब के बैरियर की वजह से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। हालांकि मोब उस पर हमला नहीं करता, वो अभी सिर्फ बातों से उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तेरुकू मोब से बिल्कुल उल्टा है। वो बाकी ह्यूमंस को खुद से नीचे समझाता है, इसलिए वो यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल कर मोब को बहुत दूर फेंक देता है, जिससे नॉर्मली शायद मोब को थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो हमला नहीं कर रहा था। हालांकि ये देखते हुए अभी डिम्पल को बहुत गुस्सा आता है। भले ही वो मोब की बॉडी के पीछे है, लेकिन उसे ये चीज गलत लगी है, इसलिए वो अपनी स्प्लिट फॉर्म में आकर तेरुकू से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तेरुकू पावरफुल है, इसलिए वो डिम्पल को एक ही अटैक में हरा देता है। हालांकि डिम्पल को हारता हुआ देख मोब का जो गुस्सा था वो 50% पर पहुंच चुका था, लेकिन इतना काफी नहीं है उससे उसकी पावर को जबरदस्ती यूज करवाने के लिए, क्योंकि मोब अभी भी यहाँ उसे बहुत ही प्यार से समझा रहा था कि उसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन तेरुकू की बात मानने वालों में से नहीं है। वो यहाँ कुछ चाकुओं का इस्तेमाल करता है जिन्हें वो साइकिक पावर की मदद से मोब की तरफ फेंक रहा था। मोब उनसे बहुत ही इजीली बचता है, लेकिन उसी दौरान वो एक चाकू को जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो चाकू गलती से जाकर तेरुकू के बालों पर लगता है, जिसकी वजह से वो ऊपर साइड से गंजा हो चुका था। तेरुकू को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो और ज्यादा पावर से हमला करने लगा था। मोब उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मोब को इस चीज का मौका नहीं मिलता। यहाँ तेरुकू मोब के गले को पकड़ते हुए उसे सीधा लाकर दीवार से टकराता है। वो मोब का गला दबा रहा था, लेकिन मोब उस पर हमला नहीं कर रहा था। मोब को इस दौरान अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। ये तब का टाइम था जब मोब और उसके छोटे भाइयों को कुछ चोर लूटने की कोशिश कर रहे थे। मोब का तब अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं था, इस वजह से उसने जब अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो उनसे उन चोरों के साथ साथ उसके छोटे भाई को भी चोट आई। इसलिए मोब ने फैसला किया कि वो कभी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा और वैसे भी वो भी अभी ये चीज नहीं चाहता कि वो तेरुकू को चोट पहुंचाए, इसलिए वो अपना गला तेरुकू को दबाने देता है। जब तेरुकू ये चीज देखता है कि मोब कुछ नहीं कर रहा तो वो अचानक से हाथ हटा देता है। वो चीज देखकर हैरान था कि मोब उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हालांकि मोब का जो गुस्सा था वो 100% पर पहुंच चुका था। पूरी चीज मोब के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मोब का वो पावरफुल फॉर्म यहाँ तेरुकू के पीछे आते हुए उसे इतनी तेज हिट करता है कि तेरुकू के सारे कपड़े फट जाते हैं। साथ ही वो यहाँ सीधा हवा में फेंक चुका था। जब मोब फिर से अपने सेल्स में लौटता है तो वो रोने लगा था। मोब उससे माफी मांगना चाहता था क्योंकि वो कभी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन तेरुकू ने उसे अपने बचपन का वो इंसिडेंट याद दिलवा दिया, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब इसी चीज से दुखी होते हुए ये बात वो अपने मास्टर अराकाता को बता रहा था, जहाँ अराकाता उसे सलाह देता है कि उसे हमेशा नेगेटिव वे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसी साइकिक पावर की मदद से वो हमेशा लोगों की जान बचाता है। वैसे ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल में जो कुछ भी हुआ था वो चीज अब न्यूज में आ चुकी है और सब लोग उसे देख रहे थे। यह मोब का छोटा भाई जिसका नाम रिचू है, उसकी भी नजर टेलीविजन पर पड़ती है। वैसे रिचू पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स इन सब चीजों में बहुत अच्छा है, साथ ही वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के क्लब का मेंबर भी है। इसी वजह से मोब उससे थोड़ा सा
जलता है, लेकिन सेम वैसे रित्सु भी मूव से थोड़ा सा जलता है क्योंकि रित्सु को भी साइकिक पावर चाहिए, लेकिन उसके पास साइकिक पावर नहीं है। अभी जब रित्सु स्कूल से वापस घर लौट रहा था तभी उसकी मुलाकात केंजी से होती है। केंजी एक बहुत अमीर लड़का है जो कि अवेकनिंग लैब का मेंबर है। वो यहाँ रित्सु को मूव समझ लेता है क्योंकि उनकी शक्ल थोड़ी सी सेम है। वो रित्सु से कहता है कि वो उसकी पावर को बढ़ा सकता है, इसके लिए वो उसकी अवेकनिंग लैब में आए। रित्सु हाँ कर देता है। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि केंजी बहुत टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये जानने के लिए कि आगे साइकिक पावर अवेकन कैसे होती है और साथ ही ये काम कैसे करती है। असल में केंजी के पास साइकिक पावर्स नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि ये सारी रिपोर्ट तैयार कर वो खुद भी साइकिक पावर पाए। हालांकि इसके लिए उसने 5 और मेंबर्स ढूंढे थे जो कि इस चीज में उसकी मदद करेंगे, लेकिन उनकी साइकिक पावर इतनी काफी नहीं थी कि केंजी उस पर बहुत अच्छे से रिपोर्ट तैयार कर पाए। इसलिए बाद में उसे जब न्यूज में मोब के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वो मोब को भी अपनी लैब में लेकर आएगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो रित्सु को अपने साथ ले आया था। हालांकि हमें अभी कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब रित्सु अपनी क्लास को खत्म कर वापस घर के लिए लौटने वाला था। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने रित्सु से कहा कि तुमने लड़कियों की जो पर्सनल चीजें चुराई हैं उन्हें वापस उनकी जगह पर रख दो, जिस चीज से रित्सु थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो चुका था, लेकिन बाद में वो उन चीजों को रख देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात केंजी से होती है, जहाँ केंजी अभी रित्सु से कह रहा था कि उसे अपनी साइकिक पावर की मदद से एक चम्मच को मोड़ कर दिखाना है, वो भी बिना किसी फोर्स का इस्तेमाल किए हुए। रित्सु चम्मच उठा लेता है, लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि रित्सु के पास तो पावर ही नहीं है, इसलिए वो कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं था। इसलिए वो गुस्से में उस चम्मच को नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले ही पल जब केंजी उस चम्मच को देखता है तो वो चम्मच बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। इससे वो समझ जाता है कि रित्सु के पास सच में बहुत साइकिक पावर है। हालांकि अब जब रित्सु घर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर डिम्पल से होती है। डिम्पल को वैसे तो थेरेपी ने खत्म कर दिया था, लेकिन हम ये बात ऑलरेडी जानते कि डिम्पल मरता नहीं है, बल्कि वो इस तरह से नॉर्मल फॉर्म में ही आ जाता है। अभी डिम्पल ये देखकर हैरान था कि मोब का भाई रित्सु उसे देख पा रहा है। वो रित्सु से कहता है कि तुमने अपनी पावर्स अवेकन कर ली है। हालांकि अभी तक रित्सु को उसकी बातों पे यकीन नहीं था क्योंकि उसने अभी तक अपनी साइकिक पावर नहीं देखी थी, इसलिए वो बहुत सारे चम्मच लाता है और सब पर एक एक बार कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अगली पल जब डिम्पल कहता है कि जरा एक बार फिर से उन चम्मच को देखो, तो जब रित्सु उन चम्मच को देखता है तो वो सारी मुड़ी हुई थी। इससे रित्सु बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। हालांकि डिम्पल उससे कहता है कि अगर वो उसे उसकी बॉडी कंट्रोल करने दे तो वो रित्सु की पावर को बढ़ा सकता है। यहाँ रित्सु को किसी भी तरह से बस अपनी साइकिक पावर को बढ़ाना था जिससे वो मूव जैसा स्ट्रॉन्ग हो पाए, इसलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रित्सु की साइकिक पावर ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डिम्पल रित्सु की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। हालांकि डिम्पल उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसकी वो पावरफुल पावर्स को अनलॉक जरूर कर सकता है, जिससे रित्सु जब मर्जी तब उनका इस्तेमाल कर पाए। वैसे अभी रित्सु इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। उसे तुरंत ही याद आता है कि उसने उन लड़कियों की पर्सनल चीजों को चोरी किया था जो कि गलत काम था, और शायद उस गलत काम की वजह से उसे साइकिक पावर मिली। इसलिए वो फैसला करता है कि वो और गलत काम करेगा जिससे कि वो अपनी इन साइकिक पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना पाए। इसलिए अब रित्सु ने बुरे काम करना शुरू कर दिया था। वो लोगों को पीटता था जिससे उसकी पावर सच में बढ़ रही थी। हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है उनकी क्लब में कुछ बुरे काम होते रहते हैं, जिनकी वजह से कुछ स्टूडेंट इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। वो हमला भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रित्सु अपनी साइकिक पावर से उन्हें हरा देता है। हालांकि ये चीज थेरेपी ने देख ली थी। वो देखते ही पहचान जाता है कि वो जिस लड़की को अभी देख रहा है वो मोब नहीं है, बल्कि असल में उसका छोटा भाई रित्सु है। थेरेपी मोब के फाइट के बाद से बहुत ज्यादा बदल चुका है। वो भी मोब की तरह मानता है कि साइकिक पावर वाले लोगों को दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए वो रित्सु को रोक कर उसे समझाता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पावर उसे गलत काम करने के लिए नहीं मिली है। लेकिन रित्सु नहीं मानने वाला था, बल्कि वो तो खुद थेरेपी को चैलेंज कर देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसे ये चीज पता चल चुकी थी कि थेरेपी उससे कहीं ज्यादा लेवल पर है, मतलब वो थेरेपी को नहीं हरा सकता। और जब डिम्पल ये चीज देखता है कि रित्सु थेरेपी से फाइट करने की सोच रहा है तो वो रित्सु को लेकर वहाँ से भाग जाता है और रित्सु को समझाता है कि अभी तुम थेरेपी से नहीं लड़ सकते, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे आपको चीज याद होगी कि जब मोब ने ब्लैक विंडिगो मिडिल स्कूल से थेरेपी को हराया था तब मोब ने व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी। थेरेपी बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता था क्योंकि पहले वो भी बुरा था, लेकिन उसे एक पर्सन ने हराया जिसने व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी। इसलिए वहाँ के बच्चों ने फैसला किया कि जो भी व्हाइट शर्ट वाले लड़के को हराएगा वो स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट माना जाएगा। इसी कारण से स्कूल के सभी बच्चे सीधा उस व्हाइट टी शर्ट वाले लड़के को ढूंढने निकल पड़े। वैसे तो रित्सु ने व्हाइट शर्ट नहीं पहन रखी थी, लेकिन जिस ब्लैक कोट को वो पहना है उसके नीचे एक व्हाइट शर्ट ही है। और दूसरी बात ये भी कि रित्सु को ही मोब समझ रहे थे, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन रित्सु की पावर बढ़ चुकी थी, इसी वजह से वो उन्हें हरा देता है। लेकिन ये चीज इतने में ही नहीं रुकने वाली थी क्योंकि
वहाँ पर और भी कई सारे स्कूल्स के बच्चे आने लगे थे रित्सु को हराने के लिए। अब ऐसे माफ करना, मैं यहाँ पर बच्चे कह रहा हूँ जबकि मुझे लड़के कहना चाहिए क्योंकि वो बच्चे नहीं है। हालांकि ये चीज तेरेगु को पता चल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत मूव के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि लोग तुम्हारे भाई को तुम्हें समझकर मारना जा रहे हैं। ये चीज सुनकर मूव तुरंत उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर रित्सु था, लेकिन मूव पहुँच देखता है कि सारे लड़के पहले ही हार चुके हैं और रित्सु ने उन्हें हराया है। मूव वहाँ आगे बढ़ता है। यहाँ रित्सु बहुत ही कूल तरीके से मूव से कहता है कि भाई मुझे अपनी साइकिक पावर मिल चुकी है। यहाँ जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मूव तो इस चीज से खुश था क्योंकि वो तो चाहता था कि उसके भाई को साइकिक पावर्स मिले। मूव के पास के कुछ सीन हमें दिखाए जाते हैं। बचपन में जब मूव के पास साइकिक पावर्स आ चुकी थी तो इस चीज से रित्सु हमेशा रोता था क्योंकि उसे भी साइकिक पावर चाहिए थी। वो अपने भाई से जलता था। मूव ने फैसला किया कि अगर उसके पास साइकिक पावर है तो वो हमेशा रित्सु की मदद करेगा और उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अब जब रित्सु के पास उसकी पावर आ चुकी है तो मूव खुश होता है और कहता है कि अच्छा है, अब तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। हालांकि अभी रित्सु मूव को चैलेंज कर रहा था लड़ने के लिए क्योंकि रित्सु चाहता था कि वो अपने भाई से ज्यादा ताकतवर बने, लेकिन मूव इस चीज के लिए उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अपने भाई से नहीं लड़ सकता। वो यहाँ आगे बढ़ते हुए उसके पास से निकल जाता है और उन लड़कों से माफी मांगने लगता है जिन्हें रित्सु ने पीटा था। वो लड़के अभी इसी चीज का फायदा उठाते हुए मूव से कहते हैं कि उसके भाई ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा, इसलिए मूव को घुटनों के बल आकर उनसे माफी मांगनी होगी, तभी वो उसे माफ करेंगे। मूव जानता है कि इस तरह से किसी भी ह्यूमन को चोट पहुंचाना बहुत गलत है, इसलिए वो घुटनों के बल आकर उनसे माफी मांगने लगता है। ये चीज देखकर अभी रित्सु भी खुद बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन इतने में ही वहाँ बिल्डिंग के ऊपर की तरफ से एक मिस्टीरियस पर्सन नीचे की तरफ कूदते हुए सीधा रित्सु को सर से पकड़ कर उठा लेता है। ये चीज देखकर मूव उसे बचाने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन इतने में वो मिस्टीरियस पर्सन मूव को भी पकड़कर दूर फेंक देता है। अभी बाकी लड़कों से वो कह रहा था कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने घुटनों के बल आकर उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो देख सभी लड़के अपने घुटनों के बल आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो उसे जानते हो या ना भी जानते हो तो अपनी जिंदगी इसे प्यारी ना हो, इसलिए वो घुटनों के बल आ चुके थे। हालांकि अपने भाई को इस तरह से प्रॉब्लम में देख मूव उठकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी यहाँ मूव को भी पीटने लगा था। मूव किसी पर भी इस तरह से हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसके हमलों का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन रित्सु जो कि पहले अपने भाई से लड़ना चाहता था, वो यहाँ अपने भाई की हालत देखकर बहुत ज्यादा उदास है। वो तुरंत ही उस मिस्टीरियस आदमी को जाकर पकड़ लेता है कि तुम यहाँ मुझे लेने के लिए आए थे, इसलिए तुम मुझे पकड़ कर ले जाओ, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहो। हालांकि वो मिस्टीरियस आदमी यहाँ रित्सु को भी जमीन पर पटक देता है, लेकिन अब अपने भाई को चोट लगता हुआ देख मूव का गुस्सा 100% पर पहुंच चुका था। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि 100% पावर आ जाने के बाद मूव कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो यहाँ उस मिस्टीरियस आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसकी पावर की वजह से खुद उसके कपड़े भी फटने लगे थे, जिसकी वजह से जो ब्लैक कोट था वो जल जाता है और यहाँ उसकी व्हाइट शर्ट सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़के जो कि पहले व्हाइट शर्ट वाले लड़कों को हराना चाहते थे वो खुश हो चुके थे क्योंकि अब वो मिस्टीरियस आदमी उन्हें हारता हुआ दिख रहा है। हालांकि वो मिस्टीरियस आदमी यहाँ अपने पास से एक स्प्रे निकालता है और मौका मिलते ही उस स्प्रे को मूव के मुंह पर छिड़क देता है। ये ना जाने किस तरह का खास स्प्रे है जो किसी भी साइकिक पर्सन की साइकिक पावर को कुछ देर के लिए गायब कर देता है। अभी मूव की साइकिक पावर जा चुकी थी, इसलिए वो वहाँ नीचे गिर चुका था, जिसके बाद वो मिस्टीरियस आदमी यहाँ बाकी उन लड़कों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा था क्योंकि अभी वो हंस रहे थे और खुश थे। हालांकि तभी वो आदमी नोटिस करता है कि मूव वहाँ फिर से खड़ा हो चुका है। इसी चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो तुरंत ही पूरी रफ्तार से रित्सु को उठाते हुए वहाँ से भाग गया था। अब आप ये सोचे होंगे कि यहाँ मूव ने कुछ भी क्यों नहीं किया। असल में ऐसा इस वजह से था क्योंकि मूव अपनी पावर के साथ खड़ा हो चुका था, लेकिन तब वो कोमा में था। हालांकि बाकी लोग अभी खुश थे, मूव ठीक है, लेकिन वो नोटिस करते कि मूव को तो अभी होश में नहीं है। अगले दिन मूव को जब होश आता है तो वहाँ तेरेगु के सामने था। तेरेगु उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसकी तरफ से वो आदमी आया हुआ था। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्लो कहा जाता है और वो एक्सपर्ट्स को ढूंढ कर पकड़ते हैं जिससे वो उन्हें खत्म कर सके, क्योंकि उनका सपना है कि वो इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मतलब मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ, जिनके पास साइकिक पावर्स होती है उन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है। हालांकि तेरेगु को ये चीज इसलिए पता थी क्योंकि एक बार उस पर भी हमला हुआ था। वैसे उन्हें ये चीज नहीं पता कि आखिर जो क्लो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम किस तरह से करती है, मतलब आखिर उन्हें रित्सु के बारे में कैसे पता चला कि उसने अभी अभी अपनी पावर को अनलॉक किया है। यहाँ उसी दौरान डिम्पल सामने आता है और उन्हें अवेकिंग लैब के बारे में बताता है। इसके बाद ये अवेकिंग लैब में पहुंच चुके थे। वहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि वो जगह बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय थी, जैसे कि वहाँ किसी ने हमला किया हो। यहाँ उन्हें केंजी भी मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में था और वो बेहोश था। वो उसे पकड़ कर ले आते हैं और अब जब केंजी को होश आता है तो वो बताता है कि उन पर क्लो ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया था और वो रित्सु को इसलिए पकड़ कर ले गए क्योंकि उन्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली कि रित्सु असल में मोब है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ क्लो ऑर्गेनाइजेशन में जिन्हें लग रहा था कि रित्सु असल में मोब है, उन्हें ये खबर मिलती है कि जब वो मोब को पकड़ने गए तब
उनकी फाइट एक बहुत खतरनाक एक्सपर्ट से हुई। अब उन्हें तो पता नहीं था कि वो एक्सपर्ट असल में मोब है, लेकिन फिर भी वो फैसला करते हैं कि वो जो भी है वो उसे पकड़ कर लाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इसी चीज के लिए एक बहुत पावरफुल मेंबर जाने वाला है, क्योंकि पिछले वाला मिस्टीरियस आदमी वो मोब को नहीं हरा पाया था, लेकिन ये आदमी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, बल्कि तेरुकी और मोब इसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने इसे उल्टा लटका दिया था। बाद में जब इस आदमी का चेहरा तेरुकी देखता है तो वो बताता है कि क्लो ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेशल मेंबर है, क्योंकि इस आदमी के चेहरे पर एक निशान था। यहाँ हमें थोड़ी सी स्टोरी पता चलती है। असल में जो क्लो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ का जो बॉस है, अगर किसी को उसकी पोजीशन चाहिए तो उसे पहले उस बॉस को चैलेंज करना होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि बॉस हर किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो सिर्फ उसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा जो कि पावरफुल है। लेकिन अगर वो पावरफुल आदमी भी बॉस को नहीं हरा पाया तो उस पावरफुल आदमी के चेहरे पर एक निशान दिया जाता है, लेकिन ये निशान एक तरह से पावरफुल होने की निशानी भी है, क्योंकि इस आदमी ने खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को चैलेंज किया, लेकिन फिर भी जिंदा है। इसी चीज से पता चल सकता है कि ये ताकतवर तो था, लेकिन इसका क्या ही फायदा, क्योंकि अब ये उल्टा लटका हुआ है। वैसे अब मोब को अपने भाई को बचाना है, इसलिए इस आदमी से उसे इजिली क्लो ऑर्गेनाइजेशन की मेन बेस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में ये लोग एक कार को उड़ाते हुए सीधा उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर वो आदमी जिसे उन्होंने पकड़ रखा था वो मौका मिलते ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नॉकआउट कर देता है। अब बाद में उनकी मुलाकात वहीं के एक गार्ड से होती है, जहाँ मौका पाते डिम्पल ने उस गार्ड की बॉडी को पोजेस कर लिया था, जिससे वो अंदर एंट्री ले पाए। डिम्पल भी यहाँ उनकी मदद कर रहा था। अभी आगे बढ़ते वक्त मोब उस आदमी से मिलता है जिसने टेत्सु को पकड़ा था, मतलब जो आदमी उसे यहाँ लेकर आया था। वो आदमी खुद भी मोब से लड़ना चाहता है, क्योंकि पिछली बार वो हार गया। हालांकि मोब अभी जल्दी में था, क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना है, इसलिए वो एक अटैक में यहाँ उस आदमी को हरा देता है। हालांकि इसके बाद अब सीन चेंज होकर रित्सु के पास आता है। उसे एक ऐसी जेल में बंद किया गया था जहाँ पास में और भी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें भी किडनैप किया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि रित्सु अपने साथ एक चम्मच छिपा कर ले आया था। वो बहुत समझदार है, इसलिए उसने ऐसा किया। इस चम्मच की मदद से वो उस लॉकर को खोल लेता है। बाद में वो आदमी को भी बचा लेता है जो यहाँ पर कैद है। ये सभी भी एक्सपर्ट है, मतलब इनके पास पावर है, इसलिए अब ये मिलकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनकी मुलाकात रास्ते में शू नाम के एक लड़के से होती है। इस लड़के के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है। इससे पता चलता है कि शायद ये इस क्लो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, क्योंकि जो छोटे लेवल के मेंबर्स हैं उनके चेहरे पर भी एक स्कार दिया जाता है, जिससे पहचाना जा सके कि उनका आदमी है। हालांकि जो शू था वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था, इसलिए रित्सु उसे लड़ने का फैसला करता है और वो यहाँ अकेले उससे लड़ने वाला था। लड़ते वक्त क्या हुआ वो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बाद जब मोब वहाँ पहुँचता है वो अपने भाई को नीचे पड़ा हुआ देखता है। इस चीज से मोब का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर क्लो ऑर्गेनाइजेशन के एक और मेंबर की एंट्री होती है। ये साइकिक पावर से दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए फेमस है। ये असल में सामने वाले का ब्रेन वॉश कर सकता, वो भी बिना कुछ बोले, जो कि अभी ये करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मोब की जो इंटरनल साइकिक पावर है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अब जब ये मोब का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है तो मोब की इंटरनल साइकिक पावर इसे हरा देती है। लेकिन इस चीज में मोब की भी बहुत ज्यादा पावर यूज हुई थी, जिसकी वजह से मोब खुद भी बेहोश हो चुका था। हालांकि एक बार फिर से सीन चेंज होता है और अब हम मोब के मास्टर के पास आते हैं। मोब का मास्टर मतलब अराका था। वो भी अपने फोन में मोब की लोकेशन चेक कर रहा था, क्योंकि कुछ टाइम से मोब और उसकी मुलाकात नहीं हुई है। अभी मोबाइल में लोकेशन देखते हुए वो क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के पास पहुंच चुका था। वो भी कुछ ही दूर पर अपनी गाड़ी खड़ी कर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के मेन गेट पे बाहर था, जहाँ उसकी मुलाकात उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे आदमियों से होती है। अभी हम जानते हैं कि अराका था झूठ बोलने में और सच छुपाने के लिए कितना ज्यादा माहिर है। इसी वजह से यहाँ उसके बिहेवियर और उसके अपीयरेंस के कारण उन गार्ड्स को लगने लगा था कि शायद अराकाता ही इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, इसलिए वो उसे रास्ता गाइड करने लगते हैं। वो अभी अराकाता को उस जगह पर ले जा रहे थे जहाँ उन्होंने मोब को रखा है। तभी सीन चेंज होकर यहाँ मोब के पास आता है, जिसे होश आ चुका था। वो देखता है कि उसके भाई रित्सु को भी होश आ चुका है। वैसे वो भी अभी जिस जगह पर थे ये एक बंद कमरा है, मतलब एक तरह से ये जेल की तरह है। लेकिन इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पर साइकिक पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मोब जब खड़ा होता है तब रित्सु उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे माफी मांगने वाला था, लेकिन मोब उसे हक करते हुए कहता है कि वो खुश है कि उसका भाई ठीक है। हालांकि तभी वो देखता है कि वहाँ पर तेरुकु भी था, जिसे भी पकड़ लिया गया है। तेरुकु बताता है कि यहाँ वो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि मोब कहता है कि कोई बात नहीं, उसे उसका भाई मिल गया, इसलिए अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आराम से निकल सकते हैं। हालांकि ये सुनने के बाद अभी रित्सु की आंखों में आंसू थे। उसी दौरान वहाँ पर अराकाता और बाकी सारे गार्ड पहुँचते हैं। मोब जैसे ही अराकाता को देखता है तो वो उसे मास्टर कहकर बुलाता है, जो सुनकर वो
गार्ड्स हैरान थे, लेकिन अराकाता अभी भी अपनी कैरेक्टर नहीं छोड़ता। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसा कि वो सच में क्लो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो। वो जेल के गेट को खोलने को कहता है जहाँ मोब, रित्सु और तेरुकी कैद है, और इसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगे थे। अभी आगे बढ़ते वक्त इनकी मुलाकात क्लो ऑर्गेनाइजेशन के एक सुपीरियर से होती है, जिसके साथ कुछ और भी पावरफुल गार्ड्स थे जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है। इसका मतलब ये माइंडलेस फाइटिंग मशीन्स की तरह है। अभी जैसे यहाँ अराकाता के साथ वाले गार्ड को पता चलता है कि असल में अराकाता उनका लीडर नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो सुपीरियर वहाँ से अपनी साइकिक पावर के प्रेशर का इस्तेमाल करता है, जो कि सच में बहुत खतरनाक था, और मोब पर भी उस पावर का असर हो रहा था। लेकिन ये चीज देखते हुए अराकाता तुरंत ही जंप करते हुए सीधा उस सुपीरियर को लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। अराकाता पर उस पावर का इस्तेमाल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसके पास साइकिक पावर है ही नहीं, लेकिन यहाँ वो लोग जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है वो हमला करना शुरू कर देते हैं। अराकाता उनसे रुकने को कहता है, ये बोलकर कि उनके लिए ये अच्छा होगा, लेकिन वो ब्रेनलेस फाइटिंग मशीन की तरह थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है। उनके हमलों की वजह से यहाँ रित्सु को भी थोड़ी सी चोट आई, जिसके कारण मोब का गुस्सा लगभग 100% पर पहुँचने वाला था। लेकिन तभी अराकाता उसके पास आकर उसे होश मिलाता है और कहता है कि हम यहाँ से भाग भी सकते हैं, और जब हमारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता हो तो जरूरी नहीं है कि हम हमारी पूरी पावर को सामने लाएं। या हमें दो चीजें देखने को मिल सकती हैं, और शायद इसी वजह से अराकाता ने मोब को रोका। पहले तो ये थी कि अगर मोब अपनी पावर का इस्तेमाल करता तो शायद इससे उसके अंदर अपनी पावर को लेकर और ज्यादा नेगेटिव इमोशंस बन जाते, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि उसकी पावर उसके कंट्रोल में नहीं रहती। अगर वो उसका 100% इस्तेमाल करने लगे तो या दूसरा कारण ये भी हो सकता है, या अराकाता को खुद की भी चिंता है कि कहीं वो पूरी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से उसे चोट न लग जाए। हालांकि कारण जो भी हो, लेकिन उसने मोब को रोक दिया था, और इसी चीज से मोब को अपने पास का एक इंसिडेंट याद आता है। ये तब की बात थी जब मोब अभी के हिसाब से छोटा था, उसका अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन एक दिन रास्ते में उसने एक निशान देखा जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है जो कि भूत भगाती है। मोब वहाँ पहुँचता है और उसकी मुलाकात अराकाता से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अराकाता की एज और मोब की एज बहुत डिफरेंट है, बस उनकी हाइट लगभग सेम है, इसलिए डिफरेंट पता नहीं चलता। मोब वहाँ पहुंचकर अराकाता को सारी बातें बताता है। अराकाता जिसके पास अपनी साइकिक पावर नहीं है, वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उसका पास्ट भी मोब की तरह ही निकला। वो कहता है कि तुम्हारी तरह ही मैंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की थी, इसलिए मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि तुम अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे किसी को भी तुम्हारी पावर्स से चोट न लगे। अराकाता भले ही झूठा हो, लेकिन उसके इरादे कभी गलत नहीं थे। अभी यहाँ मोब को होश मिलाने के बाद जब अराकाता कह रहा था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, इतने में एक आदमी हमला करते हुए अराकाता की पीठ पर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से अराकाता जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन अचानक ही अराकाता फिर से खड़ा हो चुका था। हमें पता लगता है कि मोब अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी पावर किसी और को दे सकता है जिस पर उसे भरोसा हो, जो कि उसकी पावर को कंट्रोल कर पाए। ऐसे ही उसने अराकाता के साथ किया। उसने अराकाता के साथ अपनी साइकिक पावर शेयर कर ली थी, जिससे अराकाता को अब उन तलवारों से कुछ भी नहीं हो रहा था। वो उन्हें तोड़ता है और इसके बाद क्लो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को हराना शुरू करता है। वो एक के बाद एक उस डिवीजन के सबसे पावरफुल मेंबर्स को हराते जा रहा था, जिस चीज के बीच वो ज्ञान देना भी चालू रखता है। वो कहता है कि तुम एक्सपर्ट्स अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, तुम्हें पावर मिल जाती है तो तुम खुद को इमोर्टल मानने लगते हो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वैसे हमें चीज पता है कि क्लो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स को खत्म करना चाहती है, लेकिन असल में वो भी तो एक्सपर्ट्स ही हैं, जो कि दूसरे एक्सपर्ट्स को इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अराकाता उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत कमजोर हो, अगर तुम में पावर हो तो तुम मुझे हरा के दिखाओ। यहाँ पर अराकाता ने उस डिवीजन के सभी मेंबर्स को हरा दिया था, लेकिन उस डिवीजन का बॉस, वैसे यहाँ पर मैं क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस की बात नहीं कर रहा, मैं उस डिवीजन के बॉस की बात कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पर खड़े होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। वो बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, लेकिन फिर भी अभी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन तभी एक एनर्जी प्रेशर उसे खत्म कर देता है। ये एनर्जी प्रेशर शो का था। हमें पता चलता है कि शो असल में क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस का बेटा है। उसके चेहरे पर इसी वजह से कोई निशान नहीं था। वैसे शो यहाँ पर इसलिए आया था जिससे कि वो 7th डिवीजन, मतलब जिस बेस में अभी मोब और बाकी लोग हैं, ये जगह 7th डिवीजन है, तो वो यहाँ से एक ऐसे मेंबर ले सके जिसे वो ट्रेन कर पाए। लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी काम का आदमी नहीं मिलता, लेकिन सीक्रेटली उसे यहाँ रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट आ चुका था। हालांकि अब इस चीज के बाद से सारी चीजें फिर से नॉर्मल होने लगी थी। नॉर्मल से मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्लो ऑर्गेनाइजेशन को हरा दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ 7th डिवीजन था जिसे इन्होंने हराया है। क्लो ऑर्गेनाइजेशन अभी अपना काम सीक्रेटली जारी रखेगी, जिसके लिए केंजी और तेरुकी हाथ मिलाते हैं और फिर से अवेकनिंग लैब की शुरुआत करते हैं, जिससे उन्हें रिडल ये मौका मिल सके कि वो क्लो ऑर्गेनाइजेशन को रोक पाए, क्योंकि इस तरह से वो खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट कर रहे हैं। वैसे वहाँ दूसरी तरफ मो और रित्सु दोनों जाकर उन लड़कों से माफी मांगते हैं जिन्हें रित्सु ने पीटा था। वैसे
अराकाता ने मोब को लेकर अपने काम के रेडियस को बढ़ा लिया है। मतलब अब वो लोग दूर दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं गोस्ट स्पिरिट को खत्म करने के लिए। इसी तरह से आज वो एक हॉन्टेड हाउस में जाने वाले थे। वैसे अब जो लोग वहाँ जा रहे थे, तभी दूसरे सीन में हमें बताया जाता है कि क्लो ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जापान पहुँच चुका है। इसका मतलब अब कुछ मजेदार होने वाला है। हालांकि यहाँ मोब और अराकाता अभी जिस घर में आए हुए थे, वहाँ आकर मोब को पता चलता है कि यहाँ जो इविल स्पिरिट्स रह रही है वो तो इविल है ही नहीं। ये फैमिली थी जो कि किसी कारण के चलते मारी गई, लेकिन ये सिर्फ यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इन्हें इस घर से प्यार है, क्योंकि इन्होंने फैसला किया कि ये किसी भी ह्यूमन को चोट नहीं पहुँचाएंगे, जो कि एक अनट्रस्टेबल सी बात है। इसलिए मोब इन्हें कुछ नहीं करता और इन्हें यहाँ रहने की परमिशन दे देता है और बाद में मोब और अराकाता वहाँ से लौट पड़ते हैं। वैसे अभी भी उन्हें एक दूसरी जगह जाना था और एक इविल स्पिरिट को हराने के लिए। हालांकि इविल स्पिरिट शायद इस दुनिया के सबसे पावरफुल इविल स्पिरिट होने वाली थी, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हमें एक स्टोरी बताई जाती है। ये स्टोरी केंजी नाम के एक लड़के की थी जो कि खुद भी एक एक्सपर्ट था। मतलब उसके पास एक्सपर्ट पावर्स थे जिनका वो कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोगों की मदद के लिए यूज करता था। केंजी की जो मदर थी, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से केंजी ने कुछ असासिन्स के मिशंस लेने शुरू किए थे, जिससे वो मदद कर पाए और उसे पैसे मिल पाए, जिससे वो अपनी मदर के हॉस्पिटल का बिल चुका पाए। लेकिन अंत में उसकी मदर नहीं बच पाई, जिसके बाद केंजी ने फैसला किया कि वो सभी इविल स्पिरिट को खत्म कर अपनी पावर को बढ़ाएगा और खुद का एक सबसे पावरफुल इविल स्पिरिट बनेगा। उसका कोई गोल नहीं था कि सबसे पावरफुल बनने के बाद वो क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसे सबसे पावरफुल बनना था। इसलिए उसने इविल स्पिरिट को खत्म करना शुरू किया और उनकी पावर को अब्सॉर्ब करते गया, जिससे शायद अब तक वो सबसे पावरफुल की लिस्ट में आ चुका होगा। हालांकि अभी उसे अपने लिए एक बॉडी चाहिए थी, क्योंकि तब वो एक इविल स्पिरिट बन चुका था। इसके लिए वो एक अमीर आदमी की बेटी को चुनता है और उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो बच्ची बेहोश हो चुकी थी। हालांकि उस अमीर आदमी ने बहुत सारे एक्टर्स को अपॉइंट किया जो कि उसकी बेटी को बचा पाए, लेकिन लगभग सभी नाकाम होते जा रहे थे। हालांकि मोब और अराकाता अभी इसी अपोनेंट के लिए यहाँ आए थे। यह मोब की बारी आती है और उसे जब पता चलता है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर एक स्पिरिट है, तो मोब फैसला करता है कि वो अपनी स्पिरिट फॉर्म में उस लड़की की बॉडी के अंदर जाएगा। मोब सेम ऐसा ही करता है और वहाँ उसकी मुलाकात उसी इविल स्पिरिट से होती है। वहाँ लड़ते वक्त केंजी ने मोब को एक इल्यूजन में फंसा दिया था। ये इल्यूजन एक पूरी वर्ल्ड का था। ये वर्ल्ड सेम वैसे वर्ल्ड था जिस वर्ल्ड में मोब बड़ा हुआ, बस फर्क ये था कि इस वर्ल्ड में मोब के पास साइकिक पावर नहीं थी। मोब के लिए वैसे तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं होती है, लेकिन लोगों का बिहेवियर उसके लिए बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो जानबूझकर उससे परेशान करते, जिससे मोब को थोड़ा गुस्सा आता, लेकिन अभी तक इसे इतना गुस्सा नहीं आया था कि वहाँ रियल वर्ल्ड में उसे नेगेटिव इमोशंस उसके ऊपर भारी पड़ पाए। हालांकि ये चीज रुकती नहीं। मोब जब तक उस इल्यूजन में था तब तक लोग उसे बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे। इस वजह से फाइनली मोब ने नेगेटिव इमोशंस 100% तक पहुंचाने लगता है। लेकिन मोब वहाँ उस लड़की की बॉडी के अंदर फट पड़े। इससे पहले सही समय पर वहाँ डिम्पल बाहर आकर मोब को होश में लाता है। वो सिर्फ मोब को ये बताना चाहता था कि उसे नेगेटिव चीजों के अलावा पॉजिटिव चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके साथ हमेशा हर चीज बुरी ही होती है। उसे अच्छे लोग भी मिले थे। ये चीज समझने के बाद मोब को वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जो कि उसने उन अच्छे लोगों के साथ गुजारे हैं। या उन्हीं पॉजिटिव मोमेंट्स की वजह से इस बार हमें मोब का नेगेटिव 100% नहीं बल्कि पॉजिटिव 100% वाला मूड देखने को मिलता है। मोब उतनी पावर की मदद से उस इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर आ चुका था। वो समझ चुका था कि दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं, इसलिए अब वो अपने 100% पॉजिटिव मोड की मदद से केंजी को हराता है और उसकी स्पिरिट को बच्चों की बॉडी से बाहर ले आता है। यहाँ आने के बाद मात्सुओ, जो कि क्लो ऑर्गेनाइजेशन के 7th डिवीजन का मेंबर हुआ करता था, जिसे मोब और अराकाता ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया, वो यहाँ केंजी की स्पिरिट को एक बोतल में बंद कर लेता है। हालांकि अब 7th डिवीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मतलब मात्सुओ की नौकरी चली गई है। तो अब मुझे नहीं पता कि अभी वो बुरा आदमी है या अब वो भला आदमी बन चुका है। हालांकि हमें पता लगेगा। अभी के लिए इन्होंने केंजी को हरा दिया था। वैसे एक बात और, ये जो मात्सुओ है इसके पास एक्सपर्ट्स वाली पावर नहीं थी, लेकिन जब 7th डिवीजन डिस्ट्रॉय हुआ तब उसके पास ये पावर्स आई। वैसे एक चीज और, इन्होंने अभी उस अमीर आदमी की बच्ची से इस इविल स्पिरिट को निकाल दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स वहाँ पर आए थे वो ये चीज नहीं कर पाए थे। वो आदमी कुछ ज्यादा ही अमीर था, जिसके कारण ये चीज बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। सारा क्रेडिट अराकाता को मिल रहा था, इसलिए उसके काम बढ़ चुके थे। उसे कई सारे शोज पर बुलाया जाता है। यहाँ एक शोज में उसे एक ऐसे बच्चे के सामने बिठा दिया गया था जिस बच्चे के अंदर इविल स्पिरिट है। हालांकि अराकाता के पास साइकिक पावर नहीं है, इसका मतलब वो उस इविल स्पिरिट का पता नहीं लगा सकता, लेकिन जब वो लोग कह रहे थे तो वो हाँ कर देता है। वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो उस इविल स्पिरिट को निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो लड़का भी ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे सच में उसकी बॉडी से वो इविल स्पिरिट निकल रही हो, क्योंकि असल में वो लड़का बस एक एक्टर था। हालांकि अराकाता को कोई चीज नहीं पता, इसलिए वो एक भूत भगाओ डांस यहाँ उस लड़के के आसपास कर देता है, जिस चीज में उसे पूरे 30 मिनट लगते हैं। वो 30
मिनट तक वह उस लड़के के आसपास डांस कर रहा था। हालांकि वो लड़का खड़े होते हुए बताता है कि उसकी बॉडी से वो स्पिरिट भाग चुकी है, जिस चीज से अराकाता खुश था कि यहाँ उसकी इमेज को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी उस शो का ऑर्गेनाइजर वहाँ आता है और बताता है कि जिस लड़के को उन्होंने अभी देखा वो तो बस एक एक्टर था। इस चीज से लाइव शो पर अराकाता की इमेज बहुत ही बुरी तरह से गिर चुकी थी और जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे वो उस पर हंस रहे थे। ये चीज बहुत ही बुरी तरह से वायरल हो चुकी थी। सभी को पता चल चुका था कि अराकाता अभी तक झूठ बोलते आ रहा है। अराकाता के पास कोई भी पावर्स नहीं थी। इस चीज से अराकाता के ऊपर कई सारे केसेस हो जाते हैं, जिससे वो बहुत बड़े नुकसान में आ गया था। साथ ही अभी यहाँ एक लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान अराकाता सभी से माफी मांग रहा था, लेकिन वो रिपोर्टर्स माफी सुनना नहीं चाहते थे। वो अराकाता को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान अचानक उनके टूल्स मतलब कैमरा, माइक, की सारी चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं। ये चीज लाइव दिखाई जा रही थी, इसलिए ह्यूमर पूरी तरह से टूट जाता है कि अराकाता के पास कोई पावर्स नहीं है। हालांकि ये सारा काम मूव का था। मूव ने अराकाता की इमेज को फिर से पहले जैसा कर दिया। सब जान चुके थे कि अराकाता के पास पावर्स है और वो जो कुछ भी किया था वो बस एक मिस्टेक थी। हालांकि बाद में अराकाता बिल्डिंग की छत पर आकर मूव से मिलता है। वो मूव से कहता है कि आज जब तुम्हें पता चल चुका था कि मैं एक फ्रॉड आदमी हूँ, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? जिस पर मूव कहता है कि ये चीज मैं तो पहले से जानता था, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और वैसे भी मूव की लाइफ में देखा जाए तो अराकाता का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अराकाता के पास पावर्स भले ही नहीं थी, लेकिन पावर का इस्तेमाल किस तरह से करना है मूव को ये चीज उसी ने सिखाई है। वैसे अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मूव बहुत परेशान था, क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी जानते हैं कि वो सुबोमी नाम की उस लड़के को पसंद करता है, लेकिन ये चीज अभी तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया है। पर अब स्कूल टेरेस पर आकर वो डिम्पल से कह रहा था कि ये चीज सुबोमी को बतानी होगी। वो सोचता है कि कुछ ही दिनों में एक मैराथन होने वाली है। अगर वो मैराथन में टॉप 10 की पोजीशन पर आ गया तो शायद सुबोमी उसे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि अभी तक मूव हमेशा लास्ट के 10 लोगों की पोजीशन पर आता है। लेकिन सभी लोग फैसला करते हैं कि वो मूव की मदद करेंगे। यहाँ डिम्पल ने भी मूव को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। साथ ही टैंगा भी मूव के लिए नए शूज लेकर आता है। ये वही लड़का है जिसने मूव को पहले फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसकी और मूव की दोस्ती हो चुकी है। वैसे में बताया जाता है कि अराकाता ने भी मूव को कुछ दिनों पहले छुट्टी दे दी है, जिससे मूव दौड़ने पर फोकस कर सके। साथ ही अराकाता खुद भी मूव के साथ प्रैक्टिस करता है, जिससे मूव को मोटिवेशन मिले। लेकिन मिरेकल्स हमेशा नहीं होते। मूव पूरी कोशिश कर रहा था दौड़ने की, लेकिन इस चीज में उसने इतनी मेहनत की कि वो बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आया तब वो मैराथन खत्म हो चुकी थी। हालांकि हमें रितु को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने घर पर था। तभी उसके घर पर शू आता है। तुम लोग भूल ना जाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ, शू असल में क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस का बेटा है। हालांकि जब ये गेट खोलकर अंदर आता है तभी सीन चेंज होकर वापस मॉब पर आता है। हॉस्पिटल से वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो वो बाहर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है। बाहर लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा घर के अंदर पहुंचता है, जहां उसे 3 डेड बॉडीज मिलती हैं। इससे वो समझ चुका था कि एक उसकी मदर की है और उसके फादर की और एक उसके भाई की। इस चीज से मूव का गुस्सा कुछ ही मिली सेकेंड्स में 100% पर पहुंचने लगा था। लेकिन उसी दौरान डिम्पल वहाँ बाहर आते हुए कहता है कि तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए, ये सब कुछ झूठ भी हो सकता है, शायद सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाया जा रहा है। मूव को भी ये बात सही लगती है, क्योंकि उसे सामने उन डेड बॉडीज के चेहरे नहीं दिख रहे थे। हालांकि डिम्पल मूव से कहता है कि शायद ये काम क्लो ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, क्योंकि वही लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे। मूव को उसकी बात सही लगती है। मूव अपनी पावर से पता लगाता है कि सिटी में 3 और एक्सपर्ट्स एंटर हुए हैं, जिसके बाद मूव तुरंत उन पर हमला करने वहाँ पहुँच गया था। वो एक्सपर्ट्स वैसे तो ताकतवर लग रहे थे, लेकिन मूव ने उन्हें हरा दिया था। जिसके बाद वो कन्फेस करते हैं कि हाँ वो सच में मूव के लिए ही आए थे, मतलब वो यहाँ मूव को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक वो मूव के घर पर पहुँचे नहीं। इसका मतलब उस आग वाले इंसिडेंट में इनका हाथ नहीं था। वैसे अब एक और मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पर अराकाता भी था। यह मूव डिम्पल की कड़ी बात अराकाता को बताता है कि डिम्पल को डाउट है कि शायद ये सारा काम क्लो ऑर्गेनाइजेशन का है। अराकाता भी मूव से कहता है कि हाँ ये सच हो सकता है, इसलिए तुम्हें अभी अपने पेरेंट्स की इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सेफ होंगे। हालांकि मूव ये सुनकर खुश होता है, लेकिन अचानक ही वो बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। ऐसा उसके गुस्से की वजह से हुआ था। उसने भले वो पावर अनलीश नहीं की हो, लेकिन तब उस पावर को यूज करने के बारे में वो सोच चुका था। हालांकि जब मूव बेहोश होता है तभी वहाँ थेरेपी आता है। वो अपने साथ एक आदमी को पकड़ कर लाया था, जो कि यहाँ चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी क्लो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्लो ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जापान में एंटर कर चुका है और वो यहाँ 600 एक्सपर्ट के साथ आया है, जिससे वो पूरी वर्ल्ड को अपने बना सके। वो पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। हालांकि सबसे पहले शुरुआत वो जापान से करेगा। अब इसके बाद हमें पर्सनली क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस से मिलवाया जाता है, जिसका नाम ट्योइचिरो है। वो यहाँ ये चीज एक बिल्डिंग के स्क्रीन पर अनाउंस कर रहा था कि ये प्लान
प्लान उसने 20 साल पहले बनाया था कि वो दुनिया पर राज करेगा, जो कि स्टार्ट करने वाला है। वैसे हमें तोइचिरो के बारे में थोड़ा सा पता चल पाए इससे पहले हमें सीधा शो पर आ जाते हैं, मतलब तोइचिरो के बेटे पर, जो कि रित्सु और उसके पेरेंट्स को अब एक दूसरी कंट्री में लाया है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो इन्हें बचाना चाहता है और अपने फादर तोइचिरो के इरादों को रोकना चाहता है, जिसके लिए वो खुद भी कुछ एक्सपर्ट्स जमा कर रहा है और रित्सु उनमें से एक है। वैसे वाले ही कुछ भी हो, लेकिन यह मॉब और रित्सु के पेरेंट्स अभी फ्री में यहाँ घूमने के लिए मिल रहा है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हैं। वैसे अब हमें बताया जाता है कि तोइचिरो ने 5 एक्सपर्ट को सबसे टॉप की पोजीशन दी है, जिन्हें अल्टीमेट 5 का उसने नाम दिया है। उन्हें 5 में से एक, जिसका नाम रियो है, उसे वो काम देता है कि उसे अपने जापान के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लाना है। रियो इस चीज के लिए वहाँ पहुँच चुका था, वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ तेरुकी पहुँच जाता है, जो कि रियो को रोकने के लिए आया था। लेकिन रियो, जो कि अपनी आंखों से नहीं देख सकता, उसके पास पावर है कि वो सामने वाले के अटैक्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। इसी पावर की वजह से उसे तेरुकी को हराने में प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि बाद में तेरुकी को उसके साथियों ने वहाँ से रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन तब तक वो प्रेसिडेंट किडनैप हो चुका है। दूसरी तरफ हम वहाँ 7th डिवीजन के उन लोगों को देखते हैं जिन्हें काम से निकाल दिया गया था। वो अभी इस चीज से टेंशन में थे कि अगर तोइचिरो ने सच में इस दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया तो शायद उनसे बदला लिया जाए, क्योंकि उन्होंने 7th डिवीजन को डिस्ट्रॉय होने दिया था। और साथ ही अभी लोग बदल भी चुके हैं। इस कारण से ये अराकाता के ऑर्डर के साथ फैसला करते हैं कि ये लोग तोइचिरो को रोकेंगे, जिसके बाद इन लोगों ने अपनी पावर्स की मदद से क्लो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। साथ ही 7th डिवीजन के कुछ मेंबर्स दूसरे रास्ते से सीधा क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बेस के अंदर एंटर करते हैं। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वहाँ रित्सु और शो पर आता है। वो और उनके बाकी साथी एक्सपर्ट इस वक्त तोशिकी से फाइट करने में लगे हुए थे। तोशिकी अल्टीमेट 5 का दूसरा मेंबर है। इसके पास प्लांट टाइप पावर है। ये प्लांट टाइप बहुत पावरफुल है, क्योंकि किसी की भी बॉडी में एंटर कर उसकी बॉडी से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर शो और रित्सु दोनों ही अपने कुछ साथी एक्सपर्ट को लड़ते हुए छोड़कर सीधा क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बेस की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें तोइचिरो को रोकना है, वह इनका मेन टारगेट है। हालांकि इसके बाद सीन चेंज होकर वहाँ अराकाता पर आता है, जो कि अभी मोब के पास बैठा हुआ था उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मोब अभी भी बेहोश है। लेकिन तभी यहाँ पर हिरोशी की एंट्री होती है। हिरोशी असल में अल्टीमेट 5 का 3rd मेंबर है। ये यहाँ सीक्रेटली इन्हें रोकने के लिए आया था। हालांकि मौका पाती अराकाता तुरंत उस स्प्रे का इस्तेमाल करता है, जिसे हम पहले देख चुके हैं कि इस स्प्रे ने एक वक्त के लिए मोब की पावर्स को रोक दिया था। जैसे ही यहाँ अराकाता इस स्प्रे का इस्तेमाल हिरोशी पर करता है तो अचानक हिरोशी की बॉडी लाल होने लगी थी। हमें पता चलता है कि उसकी पावर कम तो नहीं, बल्कि उसकी साइकिक पावर और ज्यादा वीकन हो चुकी है। अभी यहाँ लकीली डिम्पल मोब की बॉडी को कंट्रोल करते हुए हिरोशी पर हमला कर रहा था, लेकिन डिम्पल के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो मोब की पावर का इस्तेमाल कर पाए। वो सिर्फ अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो कभी हिरोशी को नहीं हरा पाता। इस वजह से वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। हालांकि हिरोशी इस पर हमला कर रहा था, लेकिन किस्मत से डिम्पल और मोब की मुलाकात बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब के मेंबर से होती है। वो मोब के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो मोब की मदद करेंगे, जिसके लिए वो हिरोशी से लड़ने के लिए तैयार थे। हिरोशी के मसल्स इनसे ज्यादा खतरनाक है और साथ ही उनके पास साइकिक पावर भी है, इसलिए ये उसे नहीं हरा पाते, बल्कि एक एक कर ये खुद ही हार रहे थे। हालांकि उसी दौरान डिम्पल मुसाशी की बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करता है। मुसाशी मतलब बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब का लीडर। यहाँ डिम्पल की उसकी बॉडी प्रोसेस करने के बाद मुसाशी के अंदर पावर आ चुकी थी, लेकिन इतनी पावर हिरोशी को हराने के लिए काफी नहीं थी। पर लड़ते वक्त मुसाशी की इनर मसल्स पावर्स अनलॉक हो जाती है और यहाँ अपने 100% मसल्स पावर का इस्तेमाल करते हुए मुसाशी हिरोशी को हरा देता है, क्योंकि मुसाशी की मसल्स बिल्कुल असली हैं, जबकि हिरोशी ने तो अपना मसल सिर्फ साइकिक पावर से क्रिएट किए थे। वैसे अब जब सब लोग खुश हो रहे थे कि तभी हिरोशी फिर से उठ खड़ा होता है। वो यहाँ इन पर हमला करने वाला था, लेकिन किस्मत से वहाँ मोब को होश आ जाता है और वो एक ही अटैक में हिरोशी को खत्म कर देता है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ शो और रित्सु दोनों ही क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पहुंच चुके थे। वहाँ अंदर जाते वक्त इन्हें रियो दिखता है और ये बहुत पावरफुल है, इसलिए उसे लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और शो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने 3 महीने से अपनी पावर को संभाल कर रखा है अपने फादर मतलब तोइचिरो पर इस्तेमाल करने के लिए। अभी यहाँ शो तुरंत ही ऊपर की तरफ चले जाता है, जहाँ पर उसके फादर मिलेंगे और रित्सु नीचे ही रुक गया था। वहाँ जब शो अपने फादर से जाकर मिलता है तो वो तुरंत ही अपनी 3 महीने की पावर एक साथ तोइचिरो पर इस्तेमाल कर देता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तोइचिरो को इस पावर से कुछ भी नहीं हुआ था। हमें अब तोइचिरो की बैक स्टोरी बताई जाती है। तोइचिरो को जब ये चीज पता चली कि वो एक एक्सपर्ट है, मतलब कि उसके पास साइकिक पावर तो है, तो उसने फैसला किया कि वो अब खुद से ज्यादा ताकतवर एक्सपर्ट को ढूंढेगा और उन्हें हराएगा। वो सिर्फ अपनी पावर देखना चाहता था, लेकिन उसे पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्सपर्ट नहीं दिखा जिससे उसे पता चल सके कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से उसने फैसला किया कि जब वो सबसे ज्यादा ताकतवर है तो फिर उसे इस दुनिया पर राज करना चाहिए। वैसे भी करंट टाइम में उसका खुद का बेटा हार मान लिया है, इसके लिए वो 20 साल से जमा की हुई पावर का एक नमूना दिखाते हुए उसे रिलीज करना शुरू
पड़ता है। हालांकि तभी सीन चेंज होकर मूव पर आता है जो कि क्लो ऑर्गेनाइजेशन की बेस की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात तोशिकी से होती है जो कि प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। वो मूव से लड़ने के लिए उसका रास्ता रोक रहा था, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर मात्सुओ की एंट्री होती है। तुम लोग भूल जाते हो इसलिए बता रहा हूँ, ये वही लड़का है जिसने कोजी के स्पिरिट्स को एक बोतल में कैद कर लिया था और ये पहले 7th डिवीजन का मेंबर हुआ करता था। यहाँ आकर ये अपनी पावर की मदद से अभी तोशिको को हराने की कोशिश कर रहा था, मतलब इनडायरेक्टली ये मोब की ही मदद कर रहा है, लेकिन तोशिको बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मात्सुओ हार रहा था। लेकिन इस चीज के दौरान उससे गलती से वो बोतल ओपन हो जाती है जिसमें कोजी की स्पिरिट कैद थी, जिसके बाद कोजी की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है। ये चीज हमें पहले से पता है कि वो शायद इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इविल स्पिरिट है, इस कारण से वो बहुत ही आसानी से या तोशिको को हरा देता है, बल्कि वो तो यार उसे खत्म भी करने वाला था, लेकिन मूव के कारण वो रुक गया क्योंकि पहले उसने अपना गोल बना लिया था कि उसे इस दुनिया की सारी इविल एक्सपर्ट को खत्म करना है। लेकिन अब मूव से मिलकर उसे ये चीज पता चल चुकी है कि किसी को खत्म करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए तोशिकी को वहाँ गिराते हुए वो यहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब फिर से क्लो ऑर्गेनाइजेशन के बेस की तरफ लौट पड़ा है। हालांकि तभी सीन वहाँ उस बेस के पास आता है। हम देखते हैं कि अबेरुत्सु और तेरुकी अपनी बाकी साथियों के साथ मिलकर रियो से फाइट कर रहे थे। ये वही लड़का है जो देख नहीं सकता लेकिन सामने वाले के अटैक को प्रेडिक्ट कर सकता है। यहाँ तेरुकी सभी को समझाता है कि ये शायद हम सभी के अटैक्स को एक साथ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें मिलकर इसे हराना होगा, जो कि वो कर भी रहे हैं। इससे लग तो रहा था कि वो शायद रियो पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रियो ने इन्हें संभाल रखा था। तभी उसे मूव की प्रेजेंस महसूस होती है। मूव के अंदर से बहुत पावरफुल साइकिक एनर्जी महसूस हो रही थी, इस कारण से रियो का ध्यान पूरी तरफ मूव पर जा चुका था। उसी दौरान वहाँ अराकाता आकर रियो को पीट देता है। अभी अराकाता की बॉडी में कोई साइकिक एनर्जी है ही नहीं, जिस कारण से रियो इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था। वो तुरंत ही अराकाता के सामने खुद को सरेंडर करते हुए उसे अपना मास्टर मान लेता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। अगर तुमने वन पंच मैन सीरीज देखी हो तो तुम्हें यहाँ किंग की याद आएगी। वैसे दोनों ही कैरेक्टर लगभग सेम है, ऐसा इस वजह से क्योंकि इस एनिमे को भी उसी ऑथर ने लिखा है जिसने वन पंच मैन लिखा था। वैसे यहाँ कहानी की आगे हम देखते हैं कि मोब अब सीधा ही वहाँ तोइचिरो से लड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात कात्सुओ से होती है जो कि अल्टीमेट 5 का 4th मेंबर है। मोब जब इससे मिलता है तब मोब को पता चलता है कि इसकी और कात्सुओ की स्टोरी बिल्कुल सेम है। कात्सुओ बचपन से इस हैकी पावर पोजेस करता था, लेकिन वो उन्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण उसने भी मोब की तरह कुछ लोगों को हर्ट किया, जिसके कारण उसने खुद को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात तोइचिरो से हुई। तोइचिरो खुद उसके पास आया था, उसे अपना सबॉर्डिनेट मतलब साथी बनाने के लिए, जिसके कारण कात्सुओ तोइचिरो की बहुत रिस्पेक्ट करता है। हालांकि मोब कात्सुओ से कहता है कि तुम जिसका साथ दे रहे हो, अगर उसका प्लान काम करता है तो इस चीज से कई लोगों की जान जाएगी और कई लोग हारे होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए तुम अभी भी चाहो तो रुक सकते हो। कात्सुओ कहता है कि नहीं, उसे बस एक दोस्त चाहिए जो कि तोइचिरो के अंदर देखता है। लेकिन मोब कहता है कि अगर उसे दोस्त ही चाहिए तो वो उसका दोस्त बन सकता है, क्योंकि अभी तक उसे सिर्फ मैनिपुलेट कर कंट्रोल किया जा रहा है उसके पावर्स के लिए। इस चीज से कात्सुओ को गुस्सा आ जाता है और वो मोब पर हमला करना शुरू कर देता है। मोब उसके हमले से बच रहा था। हालांकि यहाँ मोब उसके जो इमोशंस हैं वो उसकी एनर्जी से साफ साफ कात्सुओ समझ पा रहा था, जिस चीज से कात्सुओ को पता चलता है कि मोब भी सेम उसी तरह, मतलब मोब भी अपनी पावर से पहले कुछ लोगों को हर्ट कर चुका है, लेकिन मोब ने बुरा ना बनकर अच्छा बना। उसने अपनी पावर को कंट्रोल किया जिससे किसी को उसकी पावर की वजह से नुकसान ना हो। इसी कारण से कात्सुओ हमला करना रोक देता है और मोब और कात्सुओ की दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ कात्सुओ से डील करने के बाद मोब सीधा ऊपर पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात तोइचिरो से होती है। अभी शू जमीन पर था, उसकी बॉडी पर थोड़ी चोट थी जिन्हें मोब अपनी पावर से शेयर करते हुए ठीक कर देता है। उसने अपनी पावर से उन चोटों को हील कर दिया था, जो देखकर तोइचिरो बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि इस बीच वो समझ चुका था कि मोब की पावर सेम उसकी पावर की तरह ही है। हालांकि तोइचिरो का मानना है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा काबिल और ताकतवर होते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और सबसे ऊपर का दर्जा उन्हीं को रहना चाहिए, और उन एक्सपर्ट में भी वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे उन सभी का किंग बनना है। हालांकि मोब का मानना बिल्कुल अलग है। उसके हिसाब से एक्सपर्ट वो नॉर्मल ह्यूमन है जिनके पास थोड़ी सी स्पेशल पावर है, जबकि वो भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी को भी एक दूसरे को चोट पहुंचाने का हक नहीं है। हालांकि बच्चे के मुंह से सारी बातें सुनकर तोइचिरो को बहुत गुस्सा आता है और वो मोब पर हमला करना शुरू कर देता है। मोब उसके हमले से बच रहा था, लेकिन उस पर हमला नहीं कर रहा था। इस चीज से मोब को बहुत ज्यादा चोट आती है, क्योंकि तोइचिरो सच में बहुत पावरफुल है। तभी वहाँ पर अराकाता पहुँचता है, जो कि तोइचिरो पर हमला कर रहा था, क्योंकि वो मोब को चोट खाते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तोइचिरो यहाँ उसके पीछे आकर अराकाता को चोट पहुँचाता है, लेकिन वो अराकाता को खत्म करे इससे पहले कात्सुओ वहाँ आकर अराकाता को बचा लेता है। लेकिन अराकाता को चोट लगते हुए देख मोब का गुस्सा 100% पर पहुँच चुका था, जिसके बाद असली फाइट शुरू होती है। लड़ाई के दौरान ऐसा लग रहा था कि जो पूरी सिटी है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन वह रित्सु
नीचे से अपने भाई को आवाज लगा रहा था और कहता है कि अगर उसने सच में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया तो वो इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनकर मोब अपनी पावर पर कंट्रोल कर लेता है। वो नॉर्मल हो चुका था। वो यहाँ तोइजीरो को समझा रहा था कि हम दोनों एक से ही हैं। तुम बस अकेले थे, इस वजह से तुमने ये सब किया जिससे कि सब तुम्हारे बारे में जाने और फिर तुम अकेला फील ना करो। लेकिन वो अकेलापन सिर्फ तुम खुद क्रिएट कर रहे थे, जबकि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। हालांकि यहाँ तोइजीरो मोब की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और यहाँ मोब के पास कोई रास्ता नहीं था तोइजीरो को रोकने के लिए। इस दौरान तोइजीरो की 100% पावर अनलॉक हो चुकी थी, जो कि इतनी ज्यादा थी कि उसकी बॉडी उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी बॉडी देखकर ही पता चल रहा था कि वो फटने वाली है। अभी इस मोमेंट पर तोइजीरो खुद को खत्म करना चाहता था। उसे याद आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती की कि हालांकि मोब भी वहाँ नीचे आकर सभी से कहता है कि उन्हें इस जगह से दूर जाना चाहिए क्योंकि तोइजीरो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वैसे सब तो मोब की बात मान गए थे, लेकिन यह खुद मोब वहाँ से नहीं जाने वाला। वो तो तोइजीरो को लेकर ही जाएगा। वो तोइजीरो के पास आता है और उसकी पावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता था कि पावर अंदर कंप्रेस नहीं की जा सकती क्योंकि 100% पावर है और अगर ये कंप्रेस हो सकती है तो खुद तोइजीरो उसे कंट्रोल कर लेता। लेकिन अभी ये निकलेगा तो इसका कुछ तो करना होगा, इसलिए मोब इस पावर को खुद की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन मोब सिर्फ तोइजीरो को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए तोइजीरो ये देखकर हैरान था। उसे अपनी वाइफ याद आती क्योंकि उसकी वाइफ ही एक ऐसी पर्सन थी जिसका बिहेवियर हमेशा से तोइजीरो के लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन एज ए नॉर्मल मैन उसे कभी अपनी वाइफ की कदर नहीं हुई। हालांकि वो कभी मरी नहीं, वो अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है। अभी बात ये थी कि तोइजीरो की बॉडी से वो 100% पावर रिलीज हो रही है, लेकिन किस्मत से मोब उस पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर फिर भी वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है, लेकिन यहाँ किसी ने भी जान नहीं गंवाई थी। हम देखते हैं कि मोब वहाँ दूर फिर चुका था, लेकिन वो अभी जिंदा है। साथ ही तोइजीरो जो कि अभी मोब की वजह से जिंदा है, उसे अभी पुलिस पकड़ ले जा रही है। लेकिन ये जाते वक्त उसका बेटा शो उसके पास आता है और कहता है कि मैं और मदर आपका जेल में वापस बाहर आने का इंतजार करेंगे। वैसे इस लड़ाई के बाद वहाँ उस शहर के बीच एक बहुत ही बड़ी ब्रोकली उग चुकी है। ब्रोकली मतलब वही वेजिटेबल, लेकिन इसका कारण असल में ये है कि मोब का जो बैग था उसमें ब्रोकली के बीज रखे हुए थे और जब मोब ने तोइजीरो की 100% पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो वो पावर उन बीजों के अंदर चली गई, जिससे ये इतनी बड़ी ब्रोकली यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन इस सीक्रेट के बारे में बस मोब ही जानता है। हालांकि इस सीरीज के फर्स्ट दोनों सीजन यहीं पर एंड हो चुके हैं। आखिर में बस हमें इतना ही बताया जाता है कि अराकाता की टीम में एक नया मेंबर ज्वाइन हो चुका है, जो कि है कात्सुओ। उसने अपने बालों को कलर करा लिया है, लेकिन अभी भी कात्सुओ बहुत इंट्रोवर्ट लड़का है, इसलिए यहाँ अराकाता उसकी मदद करता है। वो पहले उसके बालों को ठीक करता है और फिर उसे काम समझाता है। यहाँ पर मोब के साथ साथ कात्सुओ की दोस्ती अराकाता से भी हो चुकी थी। साथ ही अराकाता मोब का मास्टर है, इसका मतलब आगे सारे मिशंस मोब भी कात्सुओ को गाइड करेगा। लेकिन अभी दोनों सीजन यहीं पर खत्म होते हैं।